चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। मान लें कोई भी एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, A11, A12, A1n, फिर A21, A22, A2n, ऐसे करते हुए AN1, AN2, ANn। अब हमने क्या किया, एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिया जिसमें इसके सारे एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो C11, C12, C13, C1n, C21, C22, C23, C2n एंड सो ऑन, CN1, CN2, CN3, CNn। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया, तब जो डिटर्मिनेंट बना उसको हमने बड़ा डेल्टा बोल दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, छोटा डेल्टा इंटू बड़ा डेल्टा बराबर A11, A12 अप टिल A1n, A21, A22 अप टिल A2n, ये डिटर्मिनेंट पहला हो गया, इंटू C11, C12, C1n, C21, C22, C2n एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया रो वाइज। अब रो वाइज क्या है, इस रो के यही कोफैक्टर्स हैं ये। ठीक है, कोफैक्टर किसके रिस्पेक्ट में, इस स्मॉल डेल्टा के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो शुरू में हमने बताया था कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी रो को उठाया और उसके कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग जोड़ लिया। तो अगर हमने इनको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया तो वो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इस रो से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा इज नथिंग बट ए नंबर। ठीक है, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी कि अगर हमने एक रो के एलिमेंट्स उठाए और कोफैक्टर दूसरी रो के उठाए, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा, तो हमेशा क्या होगा, जीरो आएगा। तो अगर हमने एलिमेंट्स ये उठाए तो ये तो कोफैक्टर दूसरी रो के हैं तो जीरो आ जाएगा, फिर अगला एलिमेंट जीरो जीरो जीरो, सारे जीरो आ जाएंगे, तो ये सारे एलिमेंट जीरो 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 ही रहेगा। फिर अगर हमने दूसरा रो उठाया तो इसके साथ जीरो आ जाएगा, इसके साथ मैच करेगा तो इसके साथ वैल्यू डेल्टा आ जाएगा। तो अगर कोफैक्टर हमने उठाए, सॉरी एलिमेंट उठाए रो 2 के और कोफैक्टर्स उठाए रो 1 के, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। एलिमेंट रो 2, कोफैक्टर रो 2, तब डेल्टा आ जाएगा, बट फिर आगे सब जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो डेल्टा जीरो, ऐसे करते करते लास्ट में ये डेल्टा। मतलब एक डिटर्मिनेंट आ गया जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ही डेल्टा हैं, बाकी सब जीरो हैं। ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब अगर हमने मान लिया रो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया तो डेल्टा इनटू ये आ जाएगा एक नया डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर जो आएगा, बाकी सब जीरो, तो डेल्टा इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर इसको ओपन किया तो फिर डेल्टा एक बाहर आ जाएगा। तो जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा रेज़ टू पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया वो ये आया। ठीक है, मतलब स्मॉल डेल्टा इंटू कैपिटल डेल्टा विल बी डेल्टा रेज़ टू पावर n। तो स्मॉल डेल्टा एक कैंसिल कर दिया तो यहाँ पावर n-1 हो गया। मतलब ये रिजल्ट क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर हमने सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, सारे एलिमेंट्स को हटा के उनको कोफैक्टर्स लिख दिए, तब जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू का n-1th पावर होगा।
ठीक है, तो अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो कैपिटल डेल्टा विल बी स्मॉल डेल्टा का स्क्वायर। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, आगे सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसका जो वैल्यू आएगा ये तो हमने पहले ही वैल्यूएट किया था, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये वैल्यू आएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने वाला, कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये तो अगर हमने इसको ओपन किया तो ए बी सी का एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए बी सी के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और जिसमें जो पावर होगा वो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा ये। ठीक है, ए बी सी का जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा। तो अगर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैंने ए की जगह बी रख दिया, मान लिया ए इज इक्वल टू बी, तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो के आइडेंटिकल हो जाएगा। अब अगर फर्स्ट रो सेकंड रो के आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि a बराबर b रखने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, प्लस ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो उसका मतलब क्या है कि इसका a माइनस बी एक फैक्टर होना चाहिए, तभी a बराबर b रखने पे 0 आ रहा है। ठीक है, विद द सेम लॉजिक अगर हम b की जगह c रखें तो भी 0 आ जाएगा, c की जगह a रखें तो भी 0 आ जाएगा। तो a माइनस बी बी माइनस सी एंड c माइनस ए, इसके 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं इसको देखो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करूं तो यू विल सी कि 1 के साथ क्या आएगा, बी सी क्यूब बी क्यूब सी। तो ना b इंटू सी क्यूब का मतलब क्या है, 1 डिग्री 3 डिग्री मतलब 4 डिग्री का टर्म्स आएगा। तो यू कैन सी अगर इसको मैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करूं तो इसमें 4 डिग्री के टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे हमने फैक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा के ना कि a बराबर b रखने पे अगर 0 आ रहा है एंड अगर पॉलिनोमियल है तो a माइनस बी का फैक्टर होना चाहिए। सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, बस इसमें क्या है, 3 डिग्री के टर्म्स आएंगे और इन तीनों से ही 3 डिग्री कवर हो गया, कुछ बचा नहीं इसके अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री तो यहाँ कवर हो गया, बट मेरे को तो 4 डिग्री का टर्म चाहिए। पहली बात, उसका मतलब है कि एक सिंगल डिग्री टर्म और आएगा भी। ठीक है, तभी 4 डिग्री पूरा होगा राइट हैंड साइड पे। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ए बी सी में सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसा ए के साथ हो रहा है वैसे ही बी के साथ हो रहा है, वैसे ही सी के साथ हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो भी 3 डिग्री यहाँ पे कवर हो गया, अगला जो 1 डिग्री का एक्सप्रेशन आएगा उसमें ए बी सी का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए, सिमेट्रिक रहना चाहिए। सही है, तो लीनियर 1 डिग्री का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ए बी सी का a प्लस बी प्लस सी, बस यही हो सकता है। 1 डिग्री है मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब लिख नहीं सकते। सिमेट्रिक है तो जो a का कोफिशिएंट है वो b का वही c का होना चाहिए, इसलिए a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम से आ गया, ये सिमेट्री से आ गया, बट अभी भी एक कांस्टेंट तो आ ही सकता है। बाहर ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेट करने पे वैल्यू 2 आ जाए, मतलब कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ सकता है, तब भी सिमेट्रिक भी रहेगा और फैक्टर्स भी आएंगे फिर भी। ठीक है, तो अब हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको देखो ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं ए 0 रख दूँ तो 1 0 0 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करेंगे तो बी सी क्यू माइनस, मतलब बी सी क्यू माइनस सी बी क्यू, तो अगर हम बी सी कॉमन निकालें तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लो अगर ए हम 0 रख दें यहाँ पे तो ये हो गया बी प्लस सी, ये हो गया बी माइनस सी, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये ए 0 हो गया तो इस माइनस से मिलके कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी आ गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये वाला सी यहाँ से आ गया। उसका मतलब क्या है कि लैम्डा का वैल्यू 1 ही होना चाहिए, तभी ये मैच होगा। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू इन मेमोराइजिंग दिस फॉर्मूला। एक तो वैसे ये याद रखना है रिजल्ट, इसको हम ऐसे मेमोराइज भी कर सकते हैं और इसमें ऊपर जाएं, वैसे ये दोनों तो याद रखनी है, इसके आगे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन मेमोराइज 1 1 1 ए बी सी, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4, तो ये अब 5 डिग्री का टर्म हो गया, 5 डिग्री का टर्म हो गया, तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये तो आएगा ही आएगा। 2 डिग्री का और आना चाहिए, सिमेट्रिक आना चाहिए ए बी सी में, तो वो एक तो हो गया लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया 2 डिग्री के सिमेट्रिक का। 2 डिग्री में तो ए स्क्वायर भी काउंट होगा और ए बी भी काउंट होगा, तो अब हमें लैम्डा और म्यू निकालना है। ठीक है, उसका तरीका फिर ये हो गया, मान लिया ए 0 रखा तो यहाँ से आ जाएगा बी सी की पावर 4 माइनस सी बी की पावर 4, तो अगर हम बी सी कॉमन निकालें तो सी क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब देख लो अगर हमने ए 0 रखा तो यह आ जाएगा सी माइनस बी इंटू बी सी, तो बी सी इंटू सी माइनस बी, तो यहाँ से निकल आया, अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, तो अगर हमने ए 0 रख दिया तो ये भी खत्म हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी अगर चाहिए तो लैम्डा और म्यू दोनों 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स इट विल बी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाहें सिग्मा नोटेशन में तो पाई ए माइनस बी सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी, ये हो गया। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल्स टू फिर वही ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि लैम्डा और म्यू दोनों 1 होना चाहिए, फिर वही लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए को 0 रखा, इस बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सी माइनस बी। ठीक है, तो अगर हमने ये बार बार कहाँ से रखना है, ए को अगर 0 निकालना है, ए को 0 रखा तो फर्स्ट रो में 2 0 क्रिएट हो गए, इसके रिस्पेक्ट में एवेल्यूएट किया तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही टर्म आएगा बस। तो 0 यहाँ से एक बी सी आ गया, सी माइनस बी आ गया, तो एक बी सी और सी माइनस बी आ गया, दूसरा एक सी बी और चाहिए, तो वो सी बी यहीं से आ सकता है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए इसमें लैम्डा का वैल्यू 0 और म्यू का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो दिस विल बी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और पाई ए माइनस बी इंटू सिग्मा ए बी, ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट 2 तो याद कर ही लिया अच्छी तरह, बाकी याद हो जाए तो ठीक। ठीक है, फोर्थ अभी डिटर्मिनेंट्स और भी हैं जो याद रखने हैं।
फिफ्थ क्या है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होता है कि ए आई जे एंड ए जे आई बराबर होना चाहिए। तो ये तो सबने पढ़ ही रखा होगा स्ट्रेट लाइन में, ए बी सी एफ जी एच, ये सिमेट्रिक है। ये 2 1 हो गया, ये 1 2 बराबर है, ये 1 3, ये 3 1 बराबर है, 3 2 2 3 बराबर है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन से ये रिजल्ट पता है क्या होता है, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। ठीक है, फिर सिक्स्थ पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इसमें ए आई जे मस्ट बी माइनस ए जे आई। ठीक है, और इसमें क्या स्पेशलिटी है, अगर हम आई बराबर जे रख दें तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, उसका मतलब क्या है, ए आई आई जीरो होना चाहिए, मतलब डायगोनल एंट्रीज जीरो होगा स्क्यू सिमेट्रिक में। और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो एक दूसरे का नेगेटिव होगा। तो जैसे -5 5 0, डायगोनल एंट्रीज जीरो और कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव, फॉर एग्जांपल। ठीक है, या फिर 0 0 0 3 -2 7, तो ये -7 -3 और 2 ऐसे होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के नेगेटिव, एक दूसरे के नेगेटिव, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है अगर इवन ऑर्डर का, जैसे ये, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ गया, 25। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है इवन ऑर्डर का, तो उसका तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ भी आ सकता है। बट जो ऑड ऑर्डर का होगा ये वाला, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ठीक है, क्यों जीरो आएगी, हम इसमें से माइनस निकाल लें, इसमें से माइनस निकाल लें, इसमें से माइनस निकाल लें। तो अगर ऑड ऑर्डर का है तो कितनी बार -12 आएगा, ऑड टाइम्स। उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें क्या होगा, साइन सब के रिवर्स हो जाएंगे, ये 7 हो जाएगा -7। ठीक है, अगर साइन रिवर्स हो गए तो इफेक्टिवली क्या हो गया, इसकी रोज कॉलम्स बन गया। तो अगर रोज कॉलम बनाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। तो डेल्टा बराबर, मतलब अगर ये डेल्टा है तो डेल्टा बराबर माइनस 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 ई और टाइम्स बाहर निकाला तो बाहर एक माइनस रह जाएगा और अंदर वापस डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू वही होगी अगर हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करें। तो इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो इवन ऑर्डर के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, बट ये रिजल्ट क्या है ऑड ऑर्डर के लिए। तो वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट will always be 0। ठीक है, तो ऑड ऑर्डर की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0। फाइव 6 7 ठीक है, एक डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं सर्क्युलेंट। सर्क्युलेंट मतलब ए बी सी, फिर ए को सबसे पीछे रखा, बी सी ए बी। साइक्लिक ऑर्डर में सेम रखा, ए बी सी ए बी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। और इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी। वो तो फॉर्मूला होता ही है, वही वाला फॉर्मूला करके।
इन सब की वैल्यू याद रखनी है। इन सबको याद कर लिया अच्छी तरह। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच इज प्रूव दैट 0 C B C 0 A B A 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी ए बी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये चार चीज इक्वल हैं। तो एक एक से चालू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट लिखा है 0 C B C 0 A और B A 0, ठीक है, इनटू मान लिया डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 3 है। तो डेल्टा 1 का स्क्वायर इंटू 0 C B C 0 A B A 0, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई, डेल्टा 1 का स्क्वायर है तो हमने अलग अलग करके किया, अब इसको रो वाइज मल्टीप्लाई किया, रो तो 0 C B को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 0 C B को 0 C B तो A B बचेगा, फिर इसको ऐसे तो 0 C B तो AC बचेगा। फिर अब इसको उठाए C0 A तो AB बचेगा, C0 A तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब रो वाइज मल्टीप्लाई कर लिया तो यू विल गेट दिस विच इज इक्वल्स टू डेल्टा 2। तो यहाँ से एक पार्ट प्रूव हो गया कि डेल्टा 1 का स्क्वायर डेल्टा 2 के बराबर है। कैसे प्रूव हो गया? सिंपली मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब जो डेल्टा 1 है 0 C B
C0A BA0। इस डेल्टा के लिए फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा इसका, ये हटा दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस ए स्क्वायर, C12 C13 C21 C22 C23, ठीक है, और C31 C32 C33। तो C12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला, तो आ जाएगा AB माइनस दिस, तो आ जाएगा AB 13 AC, ठीक है। कोफैक्टर 2 1 मतलब इसका और, तो ये हटा दिया, ऑड है तो उल्टा मल्टीप्लाई कर लिया, AB माइनस दिस, तो AB C22 ये हटा दिया, तो 0 माइनस बी स्क्वायर, C23 इसके लिए BC, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर AB AC, ये तो ये वाले एलिमेंट हो गए, फिर AB माइनस बी स्क्वायर BC, ये वाले एलिमेंट हो गए। ऐसे ये कैलकुलेट कर लो, AC BC एंड माइनस C स्क्वायर आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, डेल्टा 3 इज नथिंग बट कैपिटल डेल्टा, ये ठीक है, फॉर डेल्टा 1। ये ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम डिटर्मिनेंट में सब एलिमेंट्स को हटा के उसी के कोफैक्टर लगा दें तब जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ये ठीक है, वही डेल्टा 3 है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 1 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, तो डेल्टा 1 का पावर 2, ठीक है। तो डेल्टा 1 का स्क्वायर डेल्टा 2 एंड डेल्टा 1 का स्क्वायर बराबर डेल्टा 3, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब इनकी वैल्यू प्रूव करने की 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो डेल्टा 1 हो गया 0 CB C0A BA0, तो इसकी वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में वैल्यूट कर दी, तो 0 प्लस C टाइम्स AB प्लस B टाइम्स, ये हट गया AC माइनस 0, तो कितना हो गया 2ABC। दैट वुड मीन डेल्टा 1 का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। तो सब प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब आगे चलते। Next, let's start with matrix. First point, matrix is a rectangular array of elements. ये ठीक है, कुछ भी हमने मतलब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एलिमेंट्स रख लिए, एंड अनलाइक डिटर्मिनेंट फर्स्ट पार्ट, it has no value. Second part, number of rows and columns
मे बी अनइक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होना जरूरी है। A matrix capital A can be defined as कैपिटल A बराबर, वही देखो डिटर्मिनेंट में तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते थे, यहाँ पे बॉक्स बना दिया। डिटर्मिनेंट में तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर होता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रोज एंड कॉलम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, रो m है, m रोज है और n कॉलम्स है। तो ऐसे तो m होगा, ऐसे n होगा, तो A11, A21, A31 ऐसे करके AM1 तक। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ऐसे करके mth रो, फिर A12, A13, A1n, ये n कॉलम्स हो गए। फिर A22, A23, A2n एंड सो ऑन, ये हो जाएगा AMn। ठीक है, ये मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका हो गया। ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, m क्रॉस n। ठीक है, ऑर्डर इसका कितना हो गया, m क्रॉस n। डिटर्मिनेंट तो क्या होता है कि जैसे एक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो भी लिखा हुआ है वो अल्टीमेटली तो एक नंबर ही लिखा हुआ है। मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, मैट्रिक्स में भी आगे चल के वी विल स्टडी देयर समथिंग कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होता है। वो भी किसी वैल्यू के बराबर नहीं होता, बट उस मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लें तब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, वो फिर भी हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, या डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। इट विल नॉट बी मैट्रिक्स का वैल्यू। तो मैट्रिक्स तो एक चीज़ हो गया जो किसी के नंबर के बराबर नहीं है इन जनरल। दूसरा हमने बोल दिया कि रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, डिनोट ऐसे करते हैं। यूजली मैट्रिक्स डिनोट करने के लिए वी विल यूज़ कैपिटल वी। ऐसा कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम जगह यू विल फाइंड दिस। और एलिमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे, तो जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अंदर लिखा जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी वगैरह मैट्रिक्स के लिए एज ए सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप 1 रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब हैविंग ओनली वन रो। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस n टाइप आएगा। तो फॉर एग्जांपल एक ही रो है, जैसे 1 2 5, ये एक मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर कितना है 1 into 3। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर केवल एक रो हो। टाइप 2 रो आया तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली 1 कॉलम। ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो m क्रॉस 1 होगा, और कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 7 5। तो ये ठीक है, और चलो मान लिया 8। ये जो है वो कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कितना हो गया 4 into 1। ठीक है, फिर टाइप 3 हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ये कोई पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, बट फिर भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब जो दिखने में ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप दिखाई दे। तो हॉरिजॉन्टल जब दिखाई देगा जब रो कम हो, कॉलम्स ज़्यादा हो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो फॉर एग्जांपल मान लिया 1 2 3 5 7 8 9 1 1 1 1 1, इसमें 3 ही रो हैं, 4 कॉलम है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। T4 ऑफ कोर्स वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वही नंबर ऑफ रोज मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 1, ये हो गया फॉर एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी वर्टिकल मैट्रिक्स। रोज ज़्यादा है, 4 रो हैं, कॉलम कम है। अब कॉलम 1 हो 2 हो 3 हो, 4 से कम होना चाहिए, तो फिर ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। T5 नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ये ठीक है, हैविंग ऑल एंट्रीज एज 0, ठीक है, इट इज डिनोटेड एज, ठीक है, कैपिटल 0 बना लिया, ठीक है। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो जैसे मान लिया 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, लिख लिया। कितने हो गए, 5 टाइप तक। चलो फिर टाइप 6 विच इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ठीक है। इसके लिए क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल 1 2 5 7 1 3 0 0 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ये ठीक है, या फिर ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट डिफाइन हो जाएगा, ये ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर हैं। तो अगर हम बस ऐसे ही लगा दें लाइन तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इसलिए नोट 1, वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट is called its डिटर्मिनेंट वैल्यू। अच्छा, डिटर्मिनेंट वैल्यू है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है। डिटर्मिनेंट वैल्यू वर्ड यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स की वैल्यू वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू एंड इज डिनोटेड एज, तो अगर मैट्रिक्स ए है और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ए या फिर मॉड ए भी यूज़ करते हैं। बट ये मॉड अपना वो मॉड नहीं है जो पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म करके पॉजिटिव वैल्यू दे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे तो जो मॉड है वो बेसिकली मैट्रिक्स के ऊपर लगा रखा है हमने, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कुछ चीज़ नहीं है। ये तो दोनों ही हो सकता है, जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी
वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया ए है 1 2 5 7 1 3 2 1 0, ठीक है, तो मॉड ए या फिर उसको लिखो डिटर्मिनेंट ए, दोनों एक की बात है। बस उन लाइनों को सीधा कर दिया, मतलब मैट्रिक्स की बजाय, मैट्रिक्स के लिए तो ऐसे बॉक्स से यूज़ करते हैं या बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए सीधा लाइन यूज़ कर सकते हैं। 7 1 3 2 1 0 ये आ गया, इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब एक डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड, मॉड ए में बी नेगेटिव एज वेल, ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया एक हमने 2/2 की मैट्रिक्स ली, तो इसका मॉड ए कितना आ जाएगा 2 2 5 1 विच इज इक्वल्स टू 2 - 10 -8 हो गया। तो यहाँ तो मॉड ए नेगेटिव हो गया, तो हो सकता है, क्योंकि ये मॉड वो वाला मॉड थोड़ा ना जो एल्जेब्राइक मॉड हम रखते हैं नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, यहाँ तो ये नंबर ही नहीं है, ये तो मैट्रिक्स है। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर टर्मिनोलॉजी क्या है, इफ मॉड ए इज 0, मतलब अगर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ mod A is not equals to 0 then A is called non singular। ठीक है, अगर mod A 0 हो जाए तो सिंगुलर, mod A 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर। अब कुछ बच्चे जीरो मैट्रिक्स में और सिंगुलर मैट्रिक्स में कंफ्यूज करते हैं, तो वो कोई स्कोप ही नहीं है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा ये, ठीक है, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसके लिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वर्ड यूज ही नहीं होगा, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, जो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स में तो अगर मान लिया सारी एंट्री 0 0 नहीं है, मान लिया केवल ये रो 0 कर दें फॉर एग्जांपल, तब भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, बट ये जीरो मैट्रिक्स तो है नहीं। जीरो मैट्रिक्स के लिए तो सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जीरो मैट्रिक्स के लिए तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 2 × 3 भी हो सकता है, मतलब 2 रो और 3 कॉलम ऐसे हो जाए। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब तो क्या है कि जितने भी अंदर नंबर लिखे हैं वो सब जीरो हैं, डिटर्मिनेंट मे और मे नॉट बी डिफाइंड। और सिंगुलर का मतलब क्या है कि अंदर नंबर 0 हो या ना हो, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी बात उसका जब वैल्यू कैलकुलेट करें तब 0 आना चाहिए। तो दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। नोट 4, जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये, ठीक है, वो तो वही आई को बोलते हैं, ठीक है, जिसके लिए रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर हो उसी को डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। नोट 5, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज is called trace of matrix A and is denoted as trace A। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज का जो सम है उसको हम ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, और TR A से ऐसे डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर मैट्रिक्स ये है तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ट्रेस ए क्या हो जाएगा, डायगोनल पे क्या क्या है, 1 + 1 + 0, डायगोनल तो ये एंट्रीज है ना, तो उनका सम कितना हो गया 2, तो ट्रेस कितना हो गया 2। ये नेक्स्ट नोट हो गया, ठीक है। तो क्या क्या बोला हमने, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। फिर हमने बोला कि जो मॉड ए है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। फिर तीसरा हमने बोला कि अगर मॉड ए 0 हो जाए
तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मॉड ए अगर 0 नहीं है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट 5 में हमने क्या बोला कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो ए आई आई, मतलब ये तो डिटर्मिनेंट में भी ऐसे होता है। डायगोनल एंट्रीज किसको बोलते हैं? जिसके लिए रो नंबर एंड कॉलम नंबर बराबर हो। ठीक है, उन डायगोनल एंट्रीज का जो सम है दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। टी आर और जो भी मैट्रिक्स है उसको अंदर लिख दिया, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, नोट 6। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स को इंट्यूटिवली समझने के लिए हम नंबर्स की एनालॉजी ला सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो बराबर नहीं होता, बट कहीं कहीं हमें इंट्यूटिवली समझने के लिए क्या कैलकुलेशन चल रहा है, जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, ये ठीक है, उनकी एनालॉजी ला सकते हैं मैट्रिक्स में। जैसे नंबर्स में जो 0 होता है उसका काम यहाँ पे मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स को आई कैन ट्रीट एज ए नंबर, स्पेशल नंबर। तो नंबर में जैसे 0 होता है वैसे यहाँ पे नल मैट्रिक्स हो गया। तो जैसे 3 + 0 3 हो गया, वैसे ही ए मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हो जाएगा। नल मैट्रिक्स को जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक, काइंड ऑफ, और भी डिफरेंस भी है ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली बराबर तो नहीं है, बट फील लाने के लिए ऐसे बोल सकते हैं। नंबर में जैसे 1 होता है, जैसे 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें 5 ही रहेगा, वैसे ही मैट्रिक्स में हम आगे चल के पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई। तो किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे वो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तो उसी तरीके से जैसे नंबर्स में रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जैसे हमने 3 लिया, 3 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/3। तो रेसिप्रोकल में खूबी क्या है कि अगर हम 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी रेसिप्रोकल मैट्रिक्स होता है जिसको हम इन्वर्स बोलते हैं, कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसको हम एक दूसरी मैट्रिक्स जो उसका रेसिप्रोकल टाइप है ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो नंबर्स में 1 आता है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जानी चाहिए आई। ठीक है, तो पहली बात तो जो इन्वर्स मैट्रिक्स है दैट विल बी डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात। दूसरी बात कि इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए और कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए, बस नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्वर्स वैसे जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो बिल्कुल लास्ट पार्ट में वी विल स्टडी सेपरेटली कि इन्वर्स किसको, इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। बट अभी तो हम बीच बीच में इंट्यूटिवली, ताकि हम चीज़ें यूज़ कर पाएँ, समझ पाएँ, इसलिए बस डिफाइन करें ये। ठीक है, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ये ठीक है, मतलब उसका अगर मॉड ए 0 नहीं है, बस यही कंडीशन है, फिर इन्वर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स क्या है, वो खुद एक मैट्रिक्स है, वो पक्का एग्जिस्ट करेगा। निकालेंगे कैसे वो तो हम लास्ट में सीखेंगे, बट अभी हमें ये समझना चाहिए कि अच्छा कुछ इन्वर्स जैसी चीज़ होगी। ये ठीक है, इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स, ये ठीक है, डिनोटेड एज, ऐसे लिखते हैं, ए इनवर्स एंड कॉल्ड ए इनवर्स, ऐसे बोलते हैं। Then there exists a unique matrix denoted as A inverse such that, ये ठीक क्या खूबी होगी कि A को हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें या A इनवर्स को पहले और A को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, आई आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या है? पहली बात तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा। दूसरी बात, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन भी नहीं हो पाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। ठीक है,
अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर है तो दिस इज सफिशिएंट। ये हो गया हमारा नोट 6, ठीक है। नोट 7, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। उसमें फर्स्ट ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये ठीक है, या फिर UTM will have all elements below main diagonal, मेन डायगोनल मतलब वही डायगोनल, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डायगोनल के नीचे वाले सारे नंबर 0 होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, ये ठीक है, 4 2 1 5 7 0 ये ठीक है। ये देखो, ये डायगोनल एंट्रीज हो गई। इस डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली सारी एंट्रीज ये 0 होनी चाहिए, ये ठीक है, ठीक है। मतलब इनके ऊपर कंडीशन है ये 0 होना चाहिए, इनके ऊपर कोई कंडीशन है ये 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेन डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए ये क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हमने डायगोनल पे कोई एंट्री लिया, डायगोनल पे कोई भी एंट्री लिया, ये ठीक है, डायगोनल पे, तब तो क्या होगा, I बराबर J हो जाएगा। जैसे AIJ बोलते हैं, तो रो नंबर एंड कॉलम नंबर बराबर है। अगर हमने डायगोनल के ऊपर कोई एंट्री लिया इस रीजन में, ठीक है, तो कॉलम नंबर बड़ा होगा। जैसे ये है, ये फर्स्ट रो में बट सेकंड कॉलम में है, तो कॉलम नंबर बड़ा हो गया। सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, तो मतलब I छोटा हो गया। AIJ में I रो नंबर बताता है, J कॉलम नंबर बताता है। इस रीजन में डायगोनल के नीचे रो नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो UTM मतलब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए AIJ विल बी 0 इफ I इज ग्रेटर देन J। तो अगर I J से बड़ा होगा तो वो एलिमेंट डायगोनल के नीचे होगा, और अगर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो वो 0 होना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर UTM, ये ठीक है, AIJ बराबर 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, ठीक है। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि हमने अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जो नीचे है उन पे कंडीशन इंपोज किया है। डायगोनल पे क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आए, 5 आए, 50 आए, या डायगोनल के ऊपर क्या आ रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमने तो ये बोला कि ये 0 होना चाहिए, तुम अपने आप ये मत समझ लेना कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा तो हमने बोला ही नहीं। ये 0 हो कोई बात नहीं, 0 ना हो कोई बात नहीं, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंडीशंस इन पे है। अब जैसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आया वैसे ही लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसको हम क्या बोलेंगे, LTM, एंड फॉर LTM AIJ बराबर 0। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाली एंट्री 0 होनी चाहिए, ठीक है। AIJ बराबर 0 फॉर ऑल I लेस देन J, ये ठीक है, ये कंडीशन है, लिख लिया इसको ध्यान से।
नोट, अगर मान लिया ए कोई ऐसे लिखा है ए आई जे एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज कितना हो जाएगा, एन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। ये ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज, मतलब जो डायगोनल पे नहीं है, तो टोटल एन स्क्वायर है, एंड डायगोनल पे है तो इतनी एंट्रीज हो गई। ठीक है, और बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज बिलो मेन डायगोनल बराबर डायगोनल के छोड़ के ऊपर और नीचे मिला के इतनी एंट्रीज हैं टोटल। ठीक है, और मतलब जैसे हमने मैट्रिक्स ऐसे बनाया, ये तो मान लिया डायगोनल हो गया, यहाँ पे एंड यहाँ पे टोटल मिला के कितनी एंट्रीज हो गई, ये तो डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, ऑफ कोर्स आधी, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ठीक है, तो नोट, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन यूटीएम ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल्स टू, मतलब एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, और उसके अंदर कम से कम कितना जीरो आएगा तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो कम से कम ये सब तो जीरो होगा ही होगा, ऊपर भी जीरो हो सकते हैं, बट कम से कम इतने जीरो तो होगा ही होगा, मतलब कम से कम इतना जीरो होगा ही होगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। एलटीएम के लिए भी यही होगा। ये ठीक है, एक तो ये नोट हो गया। दूसरा नोट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन यूटीएम ऑफ ऑर्डर एन, मतलब ऐसे अगर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो उसमें कितने प्रकार का डिफरेंट एंट्रीज उसके अंदर हो सकता है। तो अगर देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इनमें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं हो सकता है, इन सबको तो जीरो होना ही पड़ेगा, बट ऊपर वाली जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि उन पर कोई कंडीशन तो है नहीं। तो वो कितनी एंट्रीज हैं जो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, तो ये सारी अलग अलग हो सकती हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, इतनी एंट्रीज अलग अलग टाइप की आ सकती है, मतलब कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 5 है, कोई 7 है, कोई भी रिपीट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एंट्रीज चाहिए। ये तो हो गया ट्राइंगल के, मतलब डायगोनल के ऊपर इतनी एंट्रीज आ सकती हैं, फिर डायगोनल वाली भी सारी अलग अलग आ सकती हैं, एन प्लस ये भी सारी एक जैसी हैं, बट एक एंट्री जीरो तो काउंट हो गई ना अलग से, अगर ऊपर हमने कहीं पे जीरो नहीं लिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज दिखानी है, तो +1। ठीक है, कितने डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो यहाँ तो कंडीशन है कि जीरो आ सकता है, तो एक एलिमेंट तो जीरो हो गया। अगर मेरे को मैक्सिमम अलग अलग टाइप के चाहिए तो आई विल नॉट टेक जीरो यहाँ पे कहीं पे भी, तो यहाँ पे और n डिफरेंट टाइप के हो गए, ऊपर इतने और हो गए, तो कितना हो गया टोटल, अगर हमने एलसीएम लिया तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n प्लस एन हो जाएगा +2। इतनी तरह की डिस्टिंक्ट एंट्रीज या डिफरेंट एंट्रीज आ सकती हैं एलटीएम में या यूटीएम में, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये तो हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हम बोले थे टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, तो पहला टाइप तो हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के एक तरफ सारी एंट्रीज जीरो हैं, ये ठीक है, दूसरी तरफ कुछ भी हो। दूसरा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है
कि डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज छोड़ के बाकी सारी जीरो है, मतलब जो डायगोनल पे नहीं है वो सब जीरो है। तो डायगोनल पे क्या है, उस पर कोई कंडीशन ही नहीं है। डायगोनल वाली एंट्री जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ऑल ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल मतलब क्या होता है, डायगोनल पे नहीं, जो डायगोनल पे नहीं है वो। ऑल ऑफ डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो, मतलब इस तरह का 1 2 3 0 0 0, ये ठीक है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल पे भी जीरो आ सकते हैं, डायगोनल पे बेसिकली कोई कंडीशन नहीं है, जीरो आए तो चलेगा, नहीं आए तो चलेगा। ये ठीक है, ये हो गया एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। इस बात को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ए आई जे बराबर जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। अगर आई बराबर जे आ गया तब तो फिर वो डायगोनल एंट्रीज हो गया। तो अगर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, तो मतलब अगर आई जे के बराबर नहीं है तो जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। नोट B1, देखो इस मैट्रिक्स को लिखने में अगर मेरे को ये पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0 0 0 इतनी बार जीरो लिखना पड़ेगा, बेकार है। अगर मैंने बोला कि 5 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 5 ऑर्डर की अगर हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें 25 एलिमेंट्स आएंगे। उन 25 एलिमेंट्स में 20 एलिमेंट जीरो है, ये मेरे को पहले से पता है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो है। बस मेरे को काम की इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए वो मैट्रिक्स लिखने के लिए। अगर किसी ने बता दिया मेरे को कि 5 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बस मेरे को ये चाहिए कि डायगोनल पे कौन कौन सी एंट्रीज है, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए इस तरह की मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल, इसने तो बताया डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मेरे को डायगोनल की एंट्रीज देनी पड़ेगी, तो 1 2 3, 3 एंट्रीज लिखा, उससे मेरे को पता लगा कि 3/3 का है। अगर यहाँ 5 लिख दें तो 5/5 का है। यही काम की इन्फॉर्मेशन, बाकी तो सब मेरे को पता है। इसने बाकी क्या बोलते कि बाकी सब के जीरो भर लो। ठीक है, ये हो गया नोट 1। नोट B2 कि अगर मान लिया जैसे A 0 0 0 0 0 0 0 0 B 0 0 सॉरी C 0, ये एक डायगोनल एंट्री हो गया, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो अभी हमने क्या बताया कि इसको शॉर्ट में हम ऐसे ले सकते हैं, डायगोनल ABCD, बस इतना ही काम की चीज़ है। अच्छा, अगर ये A है तो इस वाले केस में मॉड क्या होगा, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या खूबी है कि हम डायगोनल एंट्रीज को ही सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 6, 1 × 2 × 3। तो ABCD ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया इसका, बस। ठीक है, A टाइप हो गया था ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, B टाइप हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, C टाइप हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है तो यही ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, बट हमने एक कंडीशन और इम्पोज कर दिया कि डायगोनल वाली सारी एंट्रीज बराबर है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स फॉर विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, for which all diagonal entries are equal. For example, 5 0 0 0 0 0 5 0 5। अब ये तीनों एंट्रीज 5 हो गया, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हमसे पूछेगा ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑफ कोर्स है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो नोट इट डाउन।
स्केलर मैट्रिक्स का भी स्पेशल केस क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ठीक है। इज डायगोनल मैट्रिक्स बोलो या स्केलर मैट्रिक्स बोलो जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है। स्केलर मैट्रिक्स में तो सारी डायगोनल एंट्रीज बराबर हैं, बट वो कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि वो सारी डायगोनल एंट्रीज 1 ही होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल्स टू 1। Also it is denoted as IN। तो अगर nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दैट इज डिनोटेड बाय IN। सही है। तो मतलब I2 कितना हो जाएगा? 1 0 0 1। सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो जाएगा। ऐसी I4 I5 IN कुछ भी आ सकता है। ये हमारी हो गई क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज कितनी हो जाएंगी? 1। ये ठीक है। D नोट 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड हमेशा कितना होगा? 1 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स वही मैट्रिक्स होगा वापस। इसका इन्वर्स यही आएगा। ठीक है। ठीक है। बाकी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी पावर ले लिया वो IN ही रहेगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हम n ना लगाएं तो भी एक ही बात है, फिर हमें ऑर्डर बताना पड़ेगा कितने ऑर्डर का लिखना है। ठीक है। और नोट 4 अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई किया, किसी से ही मतलब किसी भी मैट्रिक्स से, ऑफ कोर्स किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वो A ही आएगा। ये ठीक है। अगर डिफाइंड है तो कब डिफाइन होगा वो हम आगे पढ़ाया जाएगा, अभी तो हम यही मान सकते हैं। ठीक है। चलो लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। फर्स्ट इक्वालिटी। टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if two matrices A and B are said to be equal if they have same order and each corresponding entry या एंट्रीज आर इक्वल। मतलब पहले वाले में जो भी A31 है, ये ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे वाले में एग्जैक्टली होना चाहिए।
तो इक्वालिटी का इफेक्टिवली मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल जब बोलेंगे जब एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हो, ना तो ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए ना नंबर से इधर उधर होना चाहिए, सेम नंबर लिखा हो एग्जैक्टली डिटो उसी की जीरोक्स लिखी हो। डिटर्मिनेंट में तो ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट तो बेसिकली डिफरेंट ऑर्डर के भी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो अल्टीमेटली एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में तो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट है, मान लिया उसका वैल्यू हमने निकाला 5 आ गया। एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है, उसका हमने वैल्यू निकाला मान लिया 8 आ गया, सॉरी उसका ही वैल्यू मान लिया 5 आ गया। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर बोले जाएंगे क्योंकि वैल्यू बराबर है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए प्लस उसके बाद हर एंट्री भी बराबर होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंट्री। ठीक है, बस तो मान लिया A 2 3 5 7 x - 1 एंड B बराबर A B C D 4 E, देन फाइंड A B C इफ A बराबर B। तो ऑफकोर्स आंसर कितना आ जाएगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये भी 2/3 मतलब बराबर हो सकता है। उसके बाद ये 2 लिखा है तो A 2 होना चाहिए, B 3 होना चाहिए, C 5 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 2, लेट 20 different elements are given, then find how many different matrices can be formed using all of these 20 elements। ठीक है, मतलब ये 20 डिफरेंट एलिमेंट दे रखे हैं, इन सब एलिमेंट्स को यूज़ करके हम कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखो मैट्रिक्स में डिफरेंस कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो आएगा कि अलग अलग ऑर्डर के हो गए। ठीक है, अगर मेरे को 20 एलिमेंट चाहिए तो अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, ये ठीक है, लेट ऑर्डर इज m क्रॉस n, देन m इंटू n टोटल नंबर 20 के बराबर होना चाहिए। अब ये 20 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, तो ऑर्डर 20 इंटू 1 का भी हो सकता है, 10 इंटू 2 भी हो सकता है, ऐसे करके कितने भी ऑर्डर हो सकते हैं। तो ये तो देखो PNC का क्वेश्चन हो गया, इसको लिखेंगे 5 इंटू 4, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे। m 2 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है, 3 तरीके से, या तो 2 की पावर 0 ले ले, 2 की पावर 1 ले ले, 2 की पावर 2 ले ले, जो भी बच जाएगा वो n के पास चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। 5 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है, 2 तरीके से, या तो 5 की पावर 0 ले ले या 5 ले ले। तो टोटल कितने ऑर्डर आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ये ठीक है, ये PNC का क्वेश्चन है, अगर ये नहीं समझ आया तो PNC जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। फिर मान लिया तो 6 ऑर्डर्स है, 6 ऑर्डर में बेसिकली ये आ जाएगा 1 इंटू 20, 20 इंटू 1, 10 इंटू 2, 2 इंटू 10, ठीक है, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ऐसे आ जाएगा, ये 6 ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, अब हर ऑर्डर के लिए जैसे 1 कुछ भी 10 इंटू 2, तो 10 रोज एंड 2 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स बनी हुई है, उसमें हमें 20 एलिमेंट्स रखने हैं। हर जगह पे अगर हम 2 एलिमेंट को पलट दें तो मैट्रिक्स पलट जाएगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेम मैट्रिक्स तो हम केवल जब ही बोलेंगे जब हर जगह एंट्रीज बराबर। तो अब हमें 20 एलिमेंट्स को 20 जगह पे रखना है, तो वो भी PNC का क्वेश्चन है। कितने तरीके से रख सकते हैं, 20 फैक्टोरियल तरीके से। तो
कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? 6, एंड हर ऑर्डर के लिए 20 फैक्टोरियल मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 20 फैक्टोरियल, 6 इंटू 20 फैक्टोरियल, विच इज़ ए वेरी बिग नंबर। इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेट करके नंबर लिख दें। 20 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर आएगा, सही, बट आंसर ये होगा। 20 फैक्टोरियल हो गया कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम ला सकते हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, तो आर चीज़ों को आर जगह पर रखने का कितना नंबर ऑफ वेज होता है? आर फैक्टोरियल। और 6 जो है वो बेसिकली ऑर्डर हो गया, 6 डिफरेंट टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो हो गया इक्वालिटी। सेकंड, इनइक्वालिटी बिटवीन टू मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड। मतलब मैट्रिक्स ए इज ग्रेटर देन मैट्रिक्स बी, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है कि हम ये बोल पाए कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर। डिटर्मिनेंट में तो क्या होता है कि अगर हमने डिटर्मिनेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उस नंबर को हम वन रो, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में ले जा सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर हमने मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड by a number, then its each entry gets by a number k, मान लिया, multiplied by k। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया मैट्रिक्स ए है 1 2 5 3 0 7, मान लिया ये, तो 3a क्या हो जाएगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 15 9 0 21, दिस विल बी 3a। ठीक है। note it down।